हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लासरूम चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस के बारे में बात किया था। साथ में हमने बात की थी कि कैसे फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। आज हम बात करेंगे कुछ फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में एंड देन डाइसेक्राइड्स पे जाएंगे और उन डाइसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। जो डाइसेक्राइड्स है उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जो डाइसेक्राइड्स है उनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। बस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा कि किससे मिलके बनता है, कैसे बनता है, कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, किस तरह से बनता है, बस वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज ओनली दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब आप डाइसेक्राइड्स पढ़ रहे हो। बाकी जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज उसके तो रिएक्शंस आपको बताए गए हैं, वो ग्लूकोज के रिएक्शंस भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें ख्याल रखोगे तो आपका जो बायोमोलिक्यूल्स है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज की कुछ रिएक्शंस देखते हैं। फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज के कुछ रिएक्शन देखते हैं कि फ्रक्टोज के रिएक्शंस में किस तरह का नेचर होता है। ठीक है ना, और उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, चलो देखो। ठीक है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा, पहले तो ये पता होना चाहिए आप। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, देखो CHO, दिस इज स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसके रिएक्शंस की बात करें अगर हम, तो पहला रिएक्शन HCN के साथ फिनाइल, ये बनाता है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बनाता है, कैसे बनाता है, देखो CN पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, H पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, जहां पर कीटोन है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है, वहां पर अटैक करेगा और ये कार्बन ग्रुप से यहाँ पर H, ये जो नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, इस पे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव क्या करेगा, H प्लस को खा जाएगा। तो बेसिकली जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ कंपाउंड इस तरह से बनेगा कि CHO, CNOH, यहाँ पर CHOH whole thrice CH2OH. This will be the compound that will be formed. ठीक है, जिस तरह से कंपाउंड आपका बनेगा, जहां पर जो आपका कार्बोनाइल था वहां पर CN आ जाएगा, है ना, ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ देखिए नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, अब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कैसे रिएक्शन होगा, ये O की जगह रिप्लेस हो जाएगा, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, ऑक्साइन का बनेगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, देखो सॉरी CH2OH होना चाहिए, CH2OH, यहाँ पर भी CH2OH। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, नीचे आ जाएगा ऑक्साइन, तो यहाँ पर NOH, नीचे CHOH होल थ्राइस, उसके नीचे CH2OH। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, जहां पर आप अगर एक हाइड्रोक्सिल अमीन यूज करते हो तो वो क्या करेगा, कार्बन को हटा के खुद लग जाएगा और ऑक्साइन बना देगा। क्या है, दिस इज ऑक्साइन, है ना, ये क्या है, ऑक्साइन है। ठीक है, अच्छा तीसरा रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन यूज करेंगे। फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2 NH इसमें फिनाइल हाइड्रोजन जब कंपाउंड रिएक्ट करवाओगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड N NH ठीक है, नीचे पे आ जाएगा CHOH का होल थ्राइस और नीचे पे आपका CH2OH। ये इस तरह से कंपाउंड बनेगा, जहां पर आपका जो फिनाइल हाइड्रोजन है उसने कार्बोनाइल को रिप्लेस किया, उधर H2, यहां से H2 निकल जाएगा, यहां से भी H2 निकलेगा, यहां से भी H2O निकलेगा, तो इस तरह से आपका कंपाउंड बन जाएगा। These are few important reactions जो नेसेसरी हैं। देखो टेस्ट तो तुम लोग कर चुके हो, वो टेस्ट तुम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि फ्रक्टोज टॉलरेंस, फिलिंग्स और आपका बेनेडिक्ट टेस्ट तीनों देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और रिएक्शंस तुम लोगों को पता होने चाहिए। तो these are few important reactions, है ना। ठीक, चलो
ये बात हो गया इसके कुछ रिएक्शंस की, ठीक है। अब रिएक्शंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट देखते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम बात करेंगे वो करेंगे HiO4 के साथ, है ना। HiO4 के साथ बात करेंगे, ठीक है। HiO4 के साथ कैसे रिएक्शन, देखो HiO4 के साथ मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडाइज करेगा और OH लगेगा। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर OH और यहां पर OH, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये OH और नीचे पे OH, है ना, इस तरह से रहेगा। अब मैं ये करके कर लेता हूं, जब ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक OH लगेगा, तो यहां पर क्या लग रहा है CH2OH OH। जब ये दो बॉन्ड टूट रहे हैं, ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, तो यहां पर क्या लग रहा है कार्बन के साथ ये OH OH सेकेंड, है ना, सेकेंड कार्बन। अब थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन अगर आप देखो तो सिमिलर कार्बन है, जब बॉन्ड टूटेगा तो सिमिलर तरीके से टूटेंगे। उसको इस तरह से कर सकता हूं मैं कि CH OH OH OH, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑलमोस्ट सिमिलर कार्बन्स है, सारे सिमिलर कार्बन्स है, बस OH OH इस साइड उस साइड है, ज्यादा फर्क है नहीं। तो जब OH लगेगा तो नीचे वाला बॉन्ड टूटेगा, ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ऊपर वाले की वजह से एक OH, नीचे वाले की वजह से एक OH, तो इस तरह से दो OH लग जाएंगे, एक OH उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो तीन हो चुके। साथ में लास्ट में जाएगा आपके पास CH2OH OH, ये हो, ठीक है। अब बनाना शुरू करो, देखो यहां पर दो OH है, तो ये जो OH हटेगा तो क्या बनेगा HCHO, क्योंकि दो OH हट गए, बॉटम मॉलिक्यूल हट गया, ठीक है। यहां से जब हटेगा तो क्या बनेगा अगेन HCHO, ठीक है, ये बन गया, दोनों चीज सेम हो गई। अच्छा इसमें से जब OH हटेगा तो क्या बनेगा CO2 और साथ में H2, है ना। और जब इसमें से हटेगा तो क्या बनेगा, इसमें से हटेगा तो बनेगा आपका HCOOH, ठीक है। तो आपके पास तीन चीजें बन रही है। एक तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, HCOH बन रहा है, CO2 बन रहा है, फिर H2 बन रहा है, तो इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा। अब इसको मैं अगर ओवरऑल लिखना चाहूं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें बन रही हैं, उसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास दो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 3 प्लस CO2 प्लस H2, ये है ना, इस तरह से हमें कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। कार्बन भी सेटिस्फाई हो रहा है, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HiO4 का, और इसको इस तरह से आपको याद रखना है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर वाले पे भी OH लगेगा, नीचे वाले पे भी OH लगेगा, और ऑक्सीडाइज होकर वो स्पेसिफिक कोई कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब फ्रक्टोज की बात हो गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं सुक्रोज की, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम, सुक्रोज। तो देखो सुक्रोज कैसे होगा, सुक्रोज, ठीक। जब मैं सुक्रोज की बात करता हूं तो सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज को क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सुक्रोज लिया हमने, सुक्रोज का, ठीक है, सुक्रोज में C6H12 सॉरी C12H22 C12H22O11, इसका जब मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मेरे को मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, ये मिलता है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। विच मींस अगर मैं देखूं तो सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज इज अ काइंड ऑफ, क्या है, सुक्रोज इज अ काइंड ऑफ डाइसैकेराइड, क्या है, सुक्रोज इज अ काइंड ऑफ डाइसैकेराइड, है ना, क्योंकि दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड से मिलकर बन रहा है। हाइड्रोलिसिस करने पे मेरे को दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है, इट इज अ डाइसैकेराइड, कि दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर एक चीज देखो कि जो अल्फा और बीटा है, तो विच मींस दो चीजें होंगी, ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म में OH कहां रहता है, जब अल्फा फॉर्म की बात करें तो OH नीचे रहता है, तो OH H, ठीक है, OH H, ठीक है। फर्स्ट आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, OH H, OH H, CH2OH, इस तरह से रहेगा, है ना। दिस इज अल्फा ग्लूकोज, आपका अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। जहां पर आपका फर्स्ट कार्बन वाला OH इधर है, ठीक है, नीचे की साइड रहेगा, ठीक है, ये अल्फा ग्लूकोज हो गया, ठीक है। अच्छा बीटा ग्लूकोज, अब बीटा फ्रक्टोज कैसे बनता है, देखो
देखो अगर किसी को याद नहीं है तो उसको इस तरह से बना सकते हैं, पहले हम बना लेते हैं। कुछ इस तरह से चित्र होगा, देखो ठीक है। तो अगर आप देखो CH2OH ये लगा है, OH लगा है, ठीक है ऊपर। अब नेक्स्ट वाला OH भी इसके साथ है, तो OH कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट वाला कहां है, नेक्स्ट वाला कहां है, OH नीचे है, H ऊपर है, और नेक्स्ट CH2OH ऊपर और OH नीचे, CH2OH ऊपर और H नीचे, ठीक है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर जब आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो जो ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, उसका C1 कार्बन और इसका C2 कार्बन, ये दोनों अटैच होते हैं। इसका C1 कार्बन, उसका C2 कार्बन अटैच होता है। अब देखो इसका C1 कार्बन कौन सा है, दिस इज द C1 कार्बन, ठीक है, दिस इज द C1 कार्बन। और इसका C2 कार्बन कौन सा है, दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज सेकंड कार्बन, C2 कार्बन, है ना। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, या फर्स्ट कार्बन नीचे पे, ठीक है। देखो कौन सा फर्स्ट कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन कौन सा हो गया, ये वाला सेकंड कार्बन हो गया। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग कैसे होती है, वाटर मॉलिक्यूल हटा दो और यहां पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल हटते ही यहां पर बॉन्डिंग किस तरह से हो जाएगी, कुछ इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी, कुछ इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल हट गया, ठीक है, यहां से क्या हट गया, वाटर मॉलिक्यूल हट गया। तो दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनता है सुक्रोज, जहां पर आपके पास अल्फा और बीटा, अल्फा ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज है। इसका C1, इसका C2 बाइंड करेंगे और इस तरह से कंबाइन बनाएंगे और आपका डाइसैकराइड बन जाएगा, जहां पर इस लिंकेज को हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या लिंकेज को बोलेंगे हम, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे, है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। तो ये बात समझ आती है कि कैसे बनाना है ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे बनाना है, सॉरी सुक्रोज कैसे बनाना है, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और बीटा डी फ्रक्टोज का C2, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक टर्म यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर। यहां पे एक टर्म यूज किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर, तो वो रिड्यूसिंग शुगर देखना जरूरी है कि क्या टर्म है, क्यों यूज किया जाता है। देखो ठीक है, टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम, रिड्यूसिंग शुगर। देखो रिड्यूसिंग शुगर एक टर्म यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग क्यों यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है। देखो रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जिसमें जो रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो आपका टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो आपका टॉलेंस, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं। अब ये चीज आप ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर उसमें बता पाओगे, फ्रुक्टोज का जो ओपन स्ट्रक्चर उसमें बता पाओगे, लेकिन क्लोज चेन स्ट्रक्चर में इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके पास कार्बोनाइल है नहीं। तो वहां पर इनके एक स्पेसिफिक चीज है, वो क्या है कि अगर आपके पास हेमी एसिटल और हेमीकीटल फॉर्म है, हेमी एसिटल और हेमीकीटल फॉर्म है, तो दीज टू फॉर्म्स गिव्स दीज थ्री टेस्ट, टॉलेंस, फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट्स। ये अगर फॉर्म आपके पास प्रेजेंट है तो आपके क्या कौन सा मिलता है, टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट टेस्ट मिलता है। अब ये हेमी एसिडल फॉर्म क्या है, देखो दिस इज हेमी एसिडल फॉर्म, ठीक है, दिस इज हेमी एसिडल फॉर्म एंड दिस इज हेमीकीटल फॉर्म। अब समझना इस बात को कि इस कार्बन पे, ये कार्बन पे एक ईथर ग्रुप है, ठीक है, एक OH ग्रुप है और एक H है, ठीक है। इस कार्बन पे एक ईथर ग्रुप है, एक OH ग्रुप है और एक H है। जब ऐसा हो तो क्या बोल सकते हैं इसको, हेमी एसिटल फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसको, हेमी एसिटल फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसको, हेमी एसिटल फॉर्म। अच्छा, इसी अगर दूसरी जगह देखो तो इस कार्बन पे एक OH है, एक R है और एक ईथर फॉर्म है। तो जहां पर OH, R और ईथर फॉर्म हो तो उसको क्या बोल देंगे हम, हेमीकीटल फॉर्म। क्या बोल देंगे हम, हेमीकीटल फॉर्म, ठीक है।
ये जो हेमी एसिडल और हेमी कीटल फॉर्म है, जब ये ब्रेक करते हैं तो आपको ना ये एल्डिहाइड फॉर्म देते हैं। तो ये टेस्ट दे सकते हैं कौन से, टॉलेंस, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट, ये तीनों टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो जहां पर ये फॉर्म प्रेजेंट होगी तो आपको टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट टेस्ट, तीनों टेस्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ये फॉर्म प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपको ये टेस्ट नहीं मिलेंगे, और तब वो शुगर क्या कहलाएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तब वो शुगर क्या कहलाएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये बात समझ आती है। ठीक है, तो इस चीज को लिख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर मेरे पास हेमी एसिडल या हेमी कीटल फॉर्म है तो वो टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे, एंड दैट विल बी नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। अगर नहीं है तो क्या कहलाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर नहीं है तो क्या कहलाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो हमने क्या बोला था सुक्रोज के लिए, कि सुक्रोज किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। अल्फा डी ग्लूकोज, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। अल्फा डी ग्लूकोज मतलब OH नीचे, H ऊपर। ठीक है, OH नीचे, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और आपके पास फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज क्या था, बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखना, इस कार्बन पे एक ईथर ग्रुप है, एक H है और एक OH है, तो दिस विल बी हेमी एसिडल फॉर्म। कैसा होगा ये बेटा, हेमी एसिडल फॉर्म, है ना, हेमी एसिडल फॉर्म। अच्छा, इस कार्बन पे एक ईथर ग्रुप है, एक C कार्बन वाला ग्रुप है और एक OH है, तो ये कैसा हो जाएगा, हेमी कीटल फॉर्म। ये कैसा हो जाएगा, हेमी कीटल फॉर्म। अच्छा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इनमें हेमी एसिडल और हेमी कीटल दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, तो दिस विल बी रिड्यूसिंग शुगर्स। ये क्या होंगे, रिड्यूसिंग। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स। दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स। दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं जब इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करता हूं और इनमें बना देता हूं आपका क्या बना देता हूं, आपका बना देता हूं सुक्रोज बनाता हूं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखिए सुक्रोज है। अब देखो यहां इसमें इस किसी भी ग्रुप में आपके पास ईथर के साथ, कार्बन के साथ OH के साथ आपका R या H नहीं लगा हुआ, और H नहीं लगा हुआ, किसी भी उसमें देख लो। देखो इस कार्बन के साथ ईथर है, गुड, ठीक है, ईथर ग्रुप है। अच्छा, तो इस पे OH है क्या, नहीं OH है ही, चलो छोड़ो। इस ईथर पे ये कार्बन लगा हुआ, क्या इसके साथ OH लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, व्हिच मींस ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हेमी एसिडल हेमी कीटल। अच्छा, इसमें ऐसा हो रहा है, देखो इस कार्बन के साथ ईथर है लेकिन इसमें कहीं भी OH नहीं है, इस कार्बन के साथ ईथर है लेकिन इसमें कहीं भी OH नहीं है, तो व्हिच मींस अगेन ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो व्हिच मींस आपका जो सुक्रोज है उसमें ना ही हेमिक एसिडल फॉर्म है ना ही हेमिक कीटल फॉर्म है, और अगर ऐसा होता है तो सुक्रोज विल बी नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज क्या होगा बेटा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, कि हेमिक कीटल और हेमी एसिडल फॉर्म नहीं है तो सुक्रोज क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, ये बात समझ आती है। ठीक है, सुक्रोज होपफुली आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग समझ आया कि रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो टॉलेंट, फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से होंगे, जहां पर हेमी एसिडल हेमी कीटल फॉर्म हो तो वो कर रहे होंगे। आपके पास अगर कार्बोनाइल है तो वो तो कर ही रहे हैं, वो तो अलग सेपरेट हो गया, बट जब हम शुगर्स की बात कर रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म में शुगर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम हेमी एसिड और हेमी कीटल की बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं लैक्टोज की। ठीक है, लैक्टोज की बात करते हैं ना, लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज भी एक टाइप ऑफ डाइसेक्राइड है, ठीक है, किससे बनता है, ये बनता है दो चीजों से, बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब व्हाट इज गैलेक्टोज, हमने एक चीज पढ़ी थी कि ग्लूकोज का जो C4 एपिमर होगा, दैट विल बी गैलेक्टोज,
है ना। ग्लूकोज का जो C4H4 होगा वो गैलेक्टोज होगा। तो पहले हम ग्लूकोज बनाते हैं। जब मैं ग्लूकोज बनाऊंगा तो ग्लूकोज कैसे बनाऊंगा, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। बीटा है तो OH ऊपर जाएगा और H नीचे आएगा, यहां OH नीचे, दिस विल बी बीटा ग्लूकोज, ठीक है, ये बीटा ग्लूकोज हो गया। अब C4H4 वाला कार्बन 4, 1 2 3 4, दिस इज द फोर्थ कार्बन। इस पे OH उल्टा होना चाहिए। OH का क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो उल्टा मतलब OH ऊपर होना चाहिए, तो बीटा गैलेक्टोज क्या हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोज ही हो जाएगा। दिस इज बीटा गैलेक्टोज, ये क्या हो गया आपका, बीटा गैलेक्टोज, ठीक है। तो दिस इज बीटा गैलेक्टोज। अब जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो बीटा गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4 कार्बन का जो OH है वो कंबाइन करते हैं। तो C1 कौन सा हो जाएगा गैलेक्टोज का, दिस इज C1, और ग्लूकोज का कौन सा जाएगा C4, तो दिस इज C4। तो ये दोनों कंबाइन करेंगे। अब इसमें क्या होगा, वाटर वाटर हटेगा तो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी, देखो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या है ये, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और कुछ इस तरह से बन गया। अच्छा, अब ये बताओ कि लैक्टोज क्या रिड्यूसिंग शुगर होगा कि नहीं होगा, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होगा नहीं होगा। लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से मिलता है। जब बीटा गैलेक्टोज का C1 और बीटा ग्लूकोज का C4 कंबाइन करता है और इस तरह से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, ठीक है। अब ये बताना है कि क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं। अब देखो इसमें ये ईथर है, ईथर के साथ जो कार्बन है उसके पास OH नहीं है, इसमें ईथर है इसके पास कार्बन है, OH नहीं है, लेकिन ये वाले ईथर के पास कार्बन के पास OH प्रेजेंट है और H भी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, हेमी एसिटल फॉर्म, और तो विच मींस ये क्या होगा, दिस विल बी रिड्यूसिंग, दिस विल बी रिड्यूसिंग शुगर। कैसा शुगर होगा, रिड्यूसिंग शुगर, दिस विल बी रिड्यूसिंग शुगर, है ना, दिस विल बी रिड्यूसिंग शुगर, जहां पर आपके पास क्या है, आपके पास हेमी एसिटल फॉर्म प्रेजेंट है, हेमी एसिटल। चलो नेक्स्ट, माल्टोस। नेक्स्ट करते हैं माल्टोस, ठीक है, माल्टोस, ठीक है। माल्टोस किससे बनता है, माल्टोस इज फॉर्म फ्रॉम, इट इज अगेन अ डाइसैकेराइड, अल्फा ग्लूकोज एंड प्लस अल्फा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से ही बनता है, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज दोनों, दो अल्फा ग्लूकोज का कंबाइन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, माल्टोस, ठीक है। इसका कार्बन 1, इसका कार्बन 4, ठीक है। बस आपको स्ट्रक्चर बनाना, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो, OH H OH H OH H OH H CH2OH, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला ही बना दो, OH H OH H OH H OH, दिस विल बी द स्ट्रक्चर, है ना। तो क्या होगा, एक का C1, सॉरी, एक का C1 और एक का C4, एक का C4, C1 C4 का OH कंबाइन करेगा तो कुछ इस तरह से यहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगा, सॉरी, यहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगा, ठीक है। तो OH H2 रिमूव हो गया, तो दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 C4 के बीच में। दिस इज माल्टोस। क्या ये रिड्यूसिंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल रिड्यूसिंग होगा। देखो ये ईथर, इस कार्बन पे H है और इस कार्बन पे OH है, अगेन हेमी एसिडल फॉर्म रिड्यूसिंग है, हेमी एसिडल फॉर्म रिड्यूसिंग है, तो ये भी रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो अब इसको हम कंबाइन कर लेते हैं कि हमने 3 डाइसैकेराइड्स पढ़े हैं और तीनों डाइसैकेराइड्स में क्या क्या चीजें हैं, है ना, कैसे कैसे बनते हैं। देखो 3 डाइसैकेराइड्स हमने क्या पढ़े, सुक्रोज, इस बार इससे क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करो तो क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज बनता है ना, ये चीज पता होनी चाहिए। चलो सुक्रोज, सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज किससे बनता है, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज, इन दोनों से ये बनता है,
ठीक है, कौन कौन से कार्बन कंबाइन करते हैं, C1 C2, C1 C2, ठीक है, जो सेकेंड लिख रहा है उसका C2, तो पहला लिख रहा है उसका C1, है ना, ठीक है, ये हो गया। चलिए सेकेंड इससे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, और अच्छा रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लैक्टोस। लैक्टोस किससे बनता है, बीटा गैलेक्टोस प्लस बीटा ग्लूकोस, बीटा गैलेक्टोस प्लस बीटा ग्लूकोस, ठीक है। क्या होगा, C1 C4, C1 C4, है ना। ये क्या होगा, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, दिस इज रिड्यूसिंग, ठीक है। लास्ट माल्टोस, ये किससे बनता है, अल्फा ग्लूकोस प्लस अल्फा ग्लूकोस, क्या है, C1 C4, C1 C4, अल्फा ग्लूकोस C1 C4, और क्या होगा, रिड्यूसिंग अगेन, ठीक है। तो आपको जनरली ये चीजें याद होनी चाहिए, बाकी चीजें मतलब जो स्ट्रक्चर है वो यूजुअली नहीं पूछा जाता, बट इसी में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वो पूछ सकता है ना। चलो देखो, अब एक टर्म पढ़ते हैं, लास्ट, आज के लिए लास्ट है, अगला जो पॉलीसेक्राइड्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट आज के लिए एक लास्ट है, वो है इन्वर्ट शुगर। व्हाट इज इन्वर्ट शुगर, ठीक है। अब समझो, हमारे पास जो सुक्रोज है, हमारे पास जो सुक्रोज है वो एक स्पेसिफिक, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन है, वो रोटेशन है 66.5 डिग्रीज, पेन पोलराइज्ड को 66.5 डिग्रीज पर रोटेट करता है ना। अच्छा, अब इस सुक्रोज को जब मैं हाइड्रोलिसिस करूं, इस सुक्रोज का जब मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूं, तो मेरे को मिलता है ग्लूकोज, जिसका ओपन चेन का हाइड्रोलिसिस है, ओपन चेन का है 52.5 डिग्री, है ना, ये हमने करा था। और फ्रक्टोज, साथ क्या निकालता है, फ्रक्टोज, ठीक है, इसका है -92 डिग्री। दिस ग्लूकोज, जनरली जो हमें ग्लूकोज मिलता है वो डी ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, डेक्स्ट्रो वाला, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, और फ्रक्टोज जो मिलता है वो लीवो वाला मिलता है, डी है, ठीक है, लीवो एंड फ्रक्टो, ठीक है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने सुक्रोज लिया तो सुक्रोज क्या था, पॉजिटिव, विच मींस इट वाज डेक्स्ट्रो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जब मैंने इसको हाइड्रोलिसिस किया तो मेरे को ग्लूकोज मिला, फ्रक्टोज मिला। जब इसका फ्रक्टोज मिलेगा तो अगर आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखें तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन अराउंड 39.5 डिग्रीज नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, कि आपको ए 1 और 1 मिलेगा। अब ये एक एंगल पे उसको रोटेट कर रहा है, लेकिन फ्रक्टोज को दूसरे एंगल पे रोटेट कर रहा है, ज्यादा डिग्री से रोटेट कर रहा है। तो जब ऐसा हो रहा होगा तो जो ज्यादा डिग्री से होगा ओवरऑल कंपनसेशन क्या हो जाएगा, कि एक इस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, एक ज्यादा इस साइड, ओवरऑल क्या होगा कि जब जो ज्यादा इस साइड जाने की कोशिश करो थोड़ा सा कम जाएगा, बस मींस एक इस साइड की तरफ फोर्स लगा रहा है, एक इस साइड की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो ज्यादा फोर्स लगा रहा है वो उस साइड से मूव करेगा, लेकिन कम अमाउंट से मूव करेगा। तो वही चीज यहां होती है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अब देखो इनिशियली जब आपने इसमें सिर्फ सुक्रोज लिया, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या कर रही थी, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, ठीक है, विच वाज 66.5 डिग्रीज। लेकिन जैसे ही आपने हाइड्रोलिसिस किया, तो उसमें क्या हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हो गए। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास कर रहे हो तो उसको अपोजिट डायरेक्शन से रोटेट करिए एट एन एंगल ऑफ 39.5 डिग्रीज। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फ्रक्टोज उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब ज्यादा एंगल से कौन रोटेट कर रहा है, फ्रक्टोज ज्यादा एंगल से रोटेट कर रहा है ना, वो 92 डिग्रीज पे रोटेट कर रहा है, जबकि जो ग्लूकोज है वो 52.5 डिग्रीज पे रोटेट कर रहा है। तो जो ज्यादा एंगल से रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अब ग्लूकोज इधर टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है, फ्रक्टोज इधर, लेकिन फ्रक्टोज ज्यादा फोर्स से कर रहा है तो फ्रक्टोज ज्यादा कर पाएगा, लेकिन उसमें जो वो जो आपका ग्लूकोज का एंगल है उसको कंपनसेट करके वो कम ही कर पाएगा। तो वो कितना करता है, 39, तो 39 से रोटेट कर रहा है। अब देखो इनिशियली क्या था, पूरा का पूरा सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो था, लेकिन फाइनली पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया, लीवो हो गया। पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया, लीवो। तो क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो यहां पर ये चीज है कि व्हाट इज इन्वर्टेड शुगर। इन्वर्टेड शुगर कुछ नहीं है, बस ये है कि सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि सुक्रोज क्या है, डी
वो क्या है, डेक्स्ट्रो है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है। लेकिन जब आप उसको हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दिक्कत क्या है कि फ्रक्टोज का जो रोटेशन है वो ज्यादा है टुवर्ड्स लिगो, ज्यादा नेगेटिव की तरफ मूव करता है, जबकि ग्लूकोज कम की तरफ। तो कंपनसेट जैसे ही होता है वो नेगेटिव की तरफ -39 आता है। तो ओरिजिनली 66 प्लस में था, फाइनली कितना हुआ, -39 में हुआ, तो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। देखो एक इस डायरेक्शन में तो फिर एक इस डायरेक्शन में, तो इन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। इसी को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्ट शुगर। इसी को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, है ना। चलिए के कुछ डाइसैकराइड्स देखे थे, और उन डाइसैकराइड्स में कुछ थे स्पेसिफिकली आपके पास था, आपका सुक्रोज था, आपका माल्टोज था, आपका लैक्टोज था, ठीक है। तो डाइसैकराइड्स की बात करिए, और डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, दो मोनोसैकराइड से बन के जो एक आपका डाइमर बने उसको क्या बोलते हैं हम, डाइसैकराइड्स बोलते हैं। दो मोनोसैकराइड से बन के आपका जो सैकराइड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, डाइसैकराइड। आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली पॉलीसैकराइड्स के बारे में करने वाले हैं, और उससे कुछ दो एग्जांपल्स उठाएंगे जहां से पूछा जा सकता है। देखो पॉलीसैकराइड्स का क्या फंडा है कि ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं आएंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीजें इससे पूछी जा सकती हैं। तो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है इन चीजों पे, बस आपको देखना है कि क्या होते हैं और किस तरह से इनका बिहेवियर होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो करेंगे बात आज हम पॉलीसैकराइड्स की। किसकी बात करेंगे हम, पॉलीसैकराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकराइड्स की बात करेंगे। अब व्हाट आर पॉलीसैकराइड्स, क्या होते हैं पॉलीसैकराइड्स। बेटा देखो बेसिकली पॉलीसैकराइड्स क्या है, 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड से मिलके जो कंपाउंड, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको हम पॉलीसैकराइड बोलते हैं। 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलके, 10 से ज्यादा, मोर देन 10 मोनोसैकराइड से मिलके, मोर देन 10 मोनोसैकराइड से मिलके जो आपका सैकराइड बनेगा, जो आपका शुगर बनेगा, जो आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकराइड। उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकराइड। अब हमारे सिलेबस में यहां पर दो पॉलीसैकराइड्स हैं, एक है हमारे पास स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, और दूसरा है सेल्यूलोस, दूसरा है सेल्यूलोस। अब जब मैं स्टार्च की बात करता हूं बेटा, जब मैं स्टार्च की बात करता हूं, ठीक है, स्टार्च से रिलेटेड एक और है जो सिलेबस में है, लेकिन वो ऑलमोस्ट रिलेटेड सिमिलर टू स्टार्च है, ठीक है, उसका नाम है ग्लाइकोजन। तो हमें बस दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं, और जो तीसरा वाला है ग्लाइकोजन, उसको हम स्टार्च से ही रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले स्टार्च का स्ट्रक्चर, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर, और देखेंगे ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहली चीज स्टार्च, ठीक है ना, पहला देखेंगे हम स्टार्च। अभी जो स्टार्च का स्ट्रक्चर है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, दो कंपाउंड से मिलकर बनता है। दो कंपाउंड्स कौन कौन से, पहला है अमाइलोस, अमाइलोस, और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, दो है, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन, दो है हमारे पास, एक है अमाइलोस और एक है अमाइलोपेक्टिन। इन दो से मिलके आपका स्टार्च का जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब अमाइलोस क्या है, अमाइलोस में पहली चीज है इट इज अ स्ट्रेट चेन। कैसी चेन है, स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे लेकिन स्ट्रेट चेन है। सेकेंड, इसमें अगर ये स्ट्रेट है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्रांच्ड, दिस इज ब्रांच स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रांच स्ट्रक्चर। तो आपके पास अमाइलोस का तो है स्ट्रेट चेन, और जबकि अमाइलोपेक्टिन है आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर। सेकेंड, यहां पर जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा अमाइलोस में C1 और C4 के बीच में बनेगा, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में, C1 और C4 के बीच में, जबकि यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो C1 और C4 एंड C1 एंड C6 के बीच में बनेगा, C1 एंड C6 के बीच में। तो दो जगह, यहां पर दो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होंगे, जबकि यहां पर एक ही टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। थर्ड, दिस इज वाटर सोल्यूबल, दिस इज वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल होगा, ब्रांच चेन नहीं है तो वाटर सोल्यूबल। थर्ड, ये क्या हो जाएगा बेटा, वाटर इनसोल्यूबल, ये क्या हो जाएगा, वाटर इनसोल्यूबल। और चौथा पॉइंट है यहां पर, चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, ये सोल्यूबल वो इनसोल्यूबल। ये अमाइलोस जो है इसका जो प्रेजेंस होगा स्टार्च में, दिस विल ओनली बी 15 to 20%, दिस विल ओनली बी 15 to 20%, जबकि इसमें अमाइलोपेक्टिन का जो कंटेंट है वो होगा 80 to 85%, 80 to 85%।
ये चीज याद रखना कि अमाइलोस में इट इज 15 to 20%, 15 से 20% ही कंटेंट होगा, जबकि अमाइलोपेक्टिन का जो कंटेंट होगा स्टार्च में वो 80 से 85% के करीब होगा। ठीक है, चल अब इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो देखो हमने क्या बोला था, ये C1 C4 के बीच में बनेगा, बनता किससे है, अल्फा ग्लूकोज से। बनता किससे है, अल्फा ग्लूकोज से। तो देखो अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जी अल्फा ग्लूकोज, अल्फा में OH कहां आता है, नीचे, यहां पर OH ऊपर, यहां पर OH कहां आता है, अगेन नीचे, यहां पर H ऊपर, यहां पर OH कहां आता है, ऊपर, यहां पर H नीचे, यहां पर OH कहां आता है, OH नीचे, यहां पर H ऊपर, और यहां पर क्या आता है, CH2OH, और यहां पर H। दिस इज अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा भी अल्फा ही होगा। ठीक है, दूसरा भी अल्फा ही है, कैसा होगा देखो, OH H OH H OH H OH H CH2OH। दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अब क्या बोला था, एक का C1 दूसरे का C4, एक का C1 दूसरे का C4, तो इसका C1 ले लेते हैं, इसका C4 ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच में वाटर निकाल के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेते हैं। दिस इज द लिंकेज दैट विल फॉर्म C1C4। अब होगा क्या, यहां पर ना ये दो डाइसेक्राइड नहीं है, पॉलीसेक्राइड है, तो ये बहुत ही लंबी चेन बनेगी, और जब ये लंबी चेन बनेगी तो ये भी आगे किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा, और यहां वाला भी आगे किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का पॉलीमर बन जाएगा जहां पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कनेक्टेड है। अब ये बताओ कि क्या ये रिड्यूसिंग शुगर हो सकता है, क्या ये रिड्यूसिंग हो सकता है। ध्यान से देखो तो जो इसका आपका हेमी एसिटल फॉर्म था, ये वाला कार्बन हेमी एसिडल होना चाहिए था, C1 कार्बन। ठीक है, क्योंकि इस पे OH लगा होता है, इस पे ईथर फॉर्म है और उस पे H है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर हो गई दिक्कत। क्यों दिक्कत हो गई, क्योंकि ये तो पॉलीमर बन गया, और पॉलीमर बनने की वजह से इसमें हेमी एसिटल फॉर्म रही नहीं, और हेमी एसिटल फॉर्म ना रहने की वजह से ये क्या हो गया इसमें, ये क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। कैसा हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ माइलोस, जहां पर स्ट्रेट चेन बन गई, जहां पर कैसी चेन बन गई, स्ट्रेट चेन। ये देखो ऐसे कंटीन्यूअस में आगे चेन चलती जाएगी। ठीक है, ये समझ आती है। चलिए अब अमाइलोपेक्टिन बनाने की कोशिश करते हैं। किसकी बनाने की कोशिश करते हैं, अमाइलोपेक्टिन। अब जो अमाइलोपेक्टिन है दैट इज आल्सो फॉर्म फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज। वो भी किससे बनता है, अल्फा ग्लूकोज से। बस उसमें एक डिफरेंस था कि उसमें C1 C4 और C1 C6 ये दोनों थे। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, ठीक है। अब देखो C1 C4 लिंकेज तो हो गया, और C1 C6 लिंकेज कैसे होगा देखो, ठीक है।
अब देखो दिस इज C1 C4 लिंकेज, क्योंकि ये जो कार्बन है ये C1 लिंकेज है और ये वाला कौन सा है C4। दूसरा ये C1 और ये C6। देखो अगर मैं आपका ग्लूकोज बनाता हूं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, देखते जाओ, ठीक है। अब यहां पर आपका OH, यहां पर H, ये पर यहां पर और यहां पर CH2OH। अगर ध्यान से देखो तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? सिक्स्थ कार्बन। तो सिक्स्थ कार्बन कौन सा हो जाएगा यहां पर? दिस विल बी द सिक्स्थ कार्बन। सिक्स्थ कार्बन से क्या हुआ? OH इससे हटा, H इससे हटा, H2O हट गया, आपके पास ये लिंकेज बन गया। तो ये C1 C6 के बीच में लिंकेज है ना, C1 C6 के बीच में लिंकेज है और ये C1 C4 के बीच में लिंकेज है। तो यहां पर जो स्टार्च है उसमें कितने होते हैं? स्टार्च में, अमाइलोस में तो C1 C4 के बीच में लिंकेज है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में दो टाइप ऑफ लिंकेज है, C1 C4 के बीच में और C1 C6 के बीच में, ठीक है। इस वजह से ब्रांच चेन बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए अब जब हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं, सुनो, ग्लाइकोजन के लिए सुनो, ग्लाइकोजन की जब हम बात करते हैं तो ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू स्टार्च। ग्लाइकोजन क्या है? इट इज सिमिलर टू स्टार्च। ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू स्टार्च, स्टार्च की तरह सिमिलर है। बस डिफरेंस क्या है कि ग्लाइकोजन में जो ब्रांच चेन आती है, या मैं बोलूंगा C1 C6 के बीच में बॉन्डिंग आती है, C1 C6 के बीच में बॉन्डिंग आती है, वो आती है कब? वो आती है 5 to 6 ग्लूकोज स्ट्रक्चर के बाद। यहां पर देखो तुमने 2-3 स्ट्रक्चर के बाद ही आ गई थी ब्रांचें, ठीक है। तो स्टार्च में तो रेगुलर आती रहती है 2-3 स्ट्रक्चर्स के बाद, 2-3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बाद, लेकिन इसमें आती है 5 to 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद। तो मतलब बहुत ही डिस्टेंस पे आए बनेंगे, डिस्टेंस पे ब्रांच चेन बनेगी। जबकि ग्लूकोज में क्या बनेगी? बिल्कुल रेगुलर इंटरवल, सॉरी स्टार्च में कैसे बनेगी? बिल्कुल रेगुलर इंटरवल में बनेगी। जबकि जो आपका ग्लाइकोजन है उसमें बहुत ही टाइम बाद, एक मतलब 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद एक चेन बन रही होगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन इज द सेम स्ट्रक्चर, बस डिफरेंस क्या है कि जो C1 C6 बॉन्डिंग है वो 5 to 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद बनती है, पहले नहीं बनती, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेलुलोज की। लास्ट है आपके पास सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज की बात करते हैं। अब सेलुलोज कैसे बनता है? सेलुलोज बनता है आपका किससे? बीटा ग्लूकोज से। किससे बनता है? बीटा ग्लूकोज से, ठीक है, बीटा ग्लूकोज से। अगेन कौन सी लिंकेज है? C1 C4 लिंकेज। कौन सी लिंकेज है? C1 C4 लिंकेज। कैसे बनेगा? देखो, ग्लूकोज बना लो, पायरोन रिंग बना लो, ये बन गई रिंग, ठीक है। अब बीटा लिंकेज के लिए मतलब इस तरह से, ठीक है। OH ऊपर की तरफ होगा, तो अभी स्ट्रेट बना देते हैं ना, OH ऊपर की तरफ होगा स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट वाला OH, नेक्स्ट वाला OH, नेक्स्ट वाला OH, नेक्स्ट वाला OH, इस तरह से है ना। दिस विल बी द बीटा ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी क्या होगा? बीटा ग्लूकोज, तो उसको भी बना लेते हैं। ठीक है। अब इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है, तो कैसे बनेगी? इसका C1, इसका C1, इसका C4, C1 C4, ठीक है ना। ये C1 था, ये C4 था। अगेन इसमें बनेगी तो उसका C1 आगे चल के कोई और C4 बना रहा होगा। इसका C4 है तो किसी दूसरे का क्या होगा? C1 होगा। यहां पर कहीं पर C1 होगा। तो कुछ इस तरह से इसका पॉलीमर बन जाएगा C1 C4 के बीच में। ध्यान से देखो, ये C1 है, इस ग्लूकोज का C1 है और ये क्या है? C4 है। तो C1 C4 के बीच में जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बने, ठीक है, और बीटा ग्लूकोज यूज हो रहा हो, तो क्या बनेगा? पॉलीमेरिक फॉर्म बन रहा है, देन इट इज सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। बस इतनी चीज याद रखनी है कि किसके बीच में बन रहा है? C1 C4 के बीच में। किसके थ्रू बन रहा है? बीटा ग्लूकोज के थ्रू। बस ये चीज याद रखोगे तो काफी होगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे एग्जामिनेशन, ठीक है। चल बस बेटा यही चीजें थी जो आपके पॉलीसेक्राइड्स में थी, इससे ज्यादा पॉलीसेक्राइड्स में नहीं पूछा जाएगा। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे हम फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी से ही उस चीज को करूं ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो एनसीईआरटी को समझने में और करने में और बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ही करेंगे इसको बोर्ड पे नहीं करके एक अलग तरीके से करेंगे ताकि तुम्हें एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। कोशिश करेंगे उस तरह से हो, होपफुली तुम्हें यह समझ आया हो। याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टार्च। स्टार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार्च के साथ साथ सुक्रोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। माल्टोज लैक्टोज कभी कभी पूछ लेगा लेकिन सुक्रोज रेगुलरली पूछता है, ठीक है। तो उन दोनों चीजों को याद रखना है। ग्लूकोज की रिएक्शंस पता होनी चाहिए HiO4 के साथ, ठीक है। बस इतनी चीजें ध्यान रखोगे। डी किसको बोलते हैं, एल किसको, कैपिटल डी किसको बोलते हैं, कैपिटल एल किसको बोलते हैं, ये चीजें ध्यान में रहेंगी तो बहुत आसानी से आपका बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बस आज के लेक्चर में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।